बता दूं, बिकॉज जब मैंने आपकी अभी असाइनमेंट चेक की, 3 असाइनमेंट्स डिफरेंट है आपकी क्लास में। बाकी सारी 2 से 3, बाकी सारी जो असाइनमेंट है उनकी कॉपी पेस्ट है। मेरे ख्याल में 2 लोगों ने शायद असाइनमेंट की है। तीसरा क्लास में जीनियस ऐसा भी है जिसने दोनों से असाइनमेंट ली है, शायद एक क्वेश्चन एक का ले लिया, दूसरा दूसरे का ले लिया, और वो तीसरा ग्रुप भी बन गया। और फिर आगे वो सारी असाइनमेंट चल रही है। तो इस तरह से वो असाइनमेंट है, लाइक उसको मार्किंग करना, लाइक उसको चेक करना बड़ा आसान है। और मजे की बात है, क्वेश्चन नंबर 1 जहां से भी उठाया है वो गलत हो गया। तो यानी फिर ये तो होता है ना, जब अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना, दूसरे का करना है, तो फिर या तो ठीक या फिर गलत। तो मैम कौन सी असाइनमेंट? एरर एनालिसिस की बात कर रही हूँ मैंने, अभी एरर एनालिसिस वाली चेक की है। अच्छा, तो उसमें अब मैंने सोचा ये है कि हम असाइनमेंट का क्राइटेरिया पे चेंज, फायदा कुछ नहीं है ना ऐसे देने का असाइनमेंट। तो आज की क्लास में इसके एंड में मैं आपको असाइनमेंट दूंगी फॉर 1 वीक के लिए, और अपलोड कर दूंगी, विच इज रिलेटेड टू कहाँ से होनी चाहिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की असाइनमेंट भी रहती है और फाइनाइट डिफरेंस की भी रहती है। तो मैंने करना ये है कि आपको एक अदद असाइनमेंट देनी है। लाइक एक नहीं होंगी, ये 3 असाइनमेंट्स होंगी, एक इस वीक में, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, लाइक 3 सीरीज में आपके पास असाइनमेंट जाएंगी, जो कि ग्रुप असाइनमेंट्स होंगी। ग्रुप आपके ऑलरेडी बने हुए हैं। और एक क्लास आप अरेंज करेंगे अदर देन दीज क्लासेस, जो हमारी स्केड्यूल क्लासेस हैं, इनके अलावा जो हमारी छूटी हुई क्लासेस हैं उनको भी अगर कंसिडर हम करें, तो उसी असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन होगी। और वो प्रेजेंटेशन इस तरह से होगी कि आपने यहाँ हमारे सामने प्रेजेंट करनी है। मैं जिस बच्चे से आपके ग्रुप के कहूँगी वही क्वेश्चन वो बच्चा अटेम्प्ट करेगा। और अगर वो बच्चा सही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा तो पूरे ग्रुप के 0। और इस तरह से आपकी वो असाइनमेंट बनेगी। अटेम्प्ट कैसे करेगा मैम, हम कैसे लिखेंगे? मसला ही कोई नहीं है, वो मैं करवा दूंगी ना, कोई टेंशन ही नहीं है। अब देख लेना ना। फिर उसके उसके बाद क्या होगा कि उस पे बेस्ड करते हुए हम लोग क्या करेंगे, वेरी नेक्स्ट वीक, लाइक नेक्स्ट वीक आपने असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन देनी है, अपनी असाइनमेंट अपने पास बनाएं और फिर उसको प्रेजेंट करें। यहाँ आप शेयर करेंगे और यहीं पे जिस बच्चे से मैं जो जो पूछती जाऊंगी मुझे बताता आ जाएगा। अब उसकी असाइनमेंट से रिलेटेड, लाइक 6 लोग हैं तो 6 के 6 का उसमें वाइवा भी हो जाएगा। तो असाइनमेंट सबमिट हो गई, और फिर उससे अगले वीक, यानी नेक्स्ट वीक तो आप असाइनमेंट देंगे, उससे अगले वीक इन्हीं 2 चैप्टर्स का क्विज भी हो जाएगा। तो फिर इस तरह से ये भी नहीं पता कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा क्या था, तो अब आपको सारी अगली पिछली चीजों से याद आएंगी। और ये वाला जो सीरीज है ना हमारी, ये असाइनमेंट क्विज, फिर सेकंड असाइनमेंट, फिर सेकंड क्विज, फिर थर्ड असाइनमेंट, फिर थर्ड क्विज, यानी असाइनमेंट फिर उसकी प्रेजेंटेशन, फिर नेक्स्ट वीक क्विज, असाइनमेंट फिर उसकी प्रेजेंटेशन, फिर नेक्स्ट वीक उसी का क्विज, ये 3 चलेंगी। और इसकी मैं वेटेज जो बाकी असाइनमेंट्स या क्विजेज होंगे उनसे ज्यादा रख लूंगी, सो डैट के आप लोग इसको सीरियसली होके पढ़ें। और ये सिर्फ इसलिए कि मैंने असाइनमेंट, ऐसे फायदा कुछ नहीं है ना, नंबर ऑफ असाइनमेंट थोड़ी पूरी करनी है, कुछ खुद भी करेंगे तभी। और फिर अगेन कह रही हूँ, न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस नहीं होगी तो मार्क्स आएंगे। बहरहाल आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंटरपोलेशन फार्मूला, विच इज सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल स्पेसिंग। अगर आपको याद हो तो हमने इंटरपोलेशन के लिए जो फार्मूले किए थे फॉर इक्वल एंड अनइक्वल स्पेसिंग की बात की थी शुरू में। वो जो टेबल अगर आपके पास फ्लो चार्ट बनाओ, एंड आई एम श्योर कि आप लोग लेक्चर ही नोट नहीं करते तो आप लोगों के पास नहीं होगा। हमने कहा था कि जो इंटरपोलेशन है वो हमारे पास 2 तरह से, इंटरपोलेशन को हम, इसके फार्मूला, इंटरपोलेशन मतलब किसी भी वैल्यू पे फंक्शन को, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना किसी भी एक्स पे, और वो एक्स आपके टेबल में मौजूद ना हो, विद इन डाटा सेट आपके पास वो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो इंटरपोलेशन हमारे पास इक्वल होती है फॉर इक्वल स्पेसिंग एंड अनइक्वल स्पेसिंग। इक्वल स्पेसिंग के लिए हमने कहा था कि हमारे पास होगा न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। अब सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को फर्दर हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में। एक को हमने कहा था कि हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, और एक हमने कहा था कि हम स्टिरलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। आपके साथ जो दूसरा सेक्शन था उनको मैंने लास्ट टाइम स्टिरलिंग करवा लिया था,
लेकिन फिर उनको करवाते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि बेहतर ये है कि हम गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड को पहले करें एंड देन हम स्ट्रिलिंग पे जाएं। तो फिर मैंने ये जो आज का लेक्चर एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होना था, ये पिछला लेक्चर था, बट मैंने किया क्या है कि यहाँ से करवाऊंगी गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड देन ऊपर वो स्टिरलिंग हम कर लेंगे, बिकॉज इन दोनों का मीन अगर आप निकालें तो वो ऊपर वाला फार्मूला बन जाता है। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला कर लेंगे। इसी से मिलता जुलता है, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड आपने किया तो उसी से मिलता जुलता न्यूटन बैकवर्ड था। और फिर इन दोनों का मीन यानी एवरेज हमारे पास क्या हो जाएगी, स्ट्रेलिंग फार्मूला जो ऊपर है वो हो जाएगा। तो पहले फिर मैं ये करवा देती हूँ, अदरवाइज मेरा ये था कि वो करवाने के बाद फिर आज का मूड ये था पहले कि लैग्रांज इंटरपोलेशन करवाऊंगी, लेकिन ये लास्ट टाइम क्लास में क्योंकि ये सिलेबस में नहीं था ना, तो लास्ट टाइम क्लास में करवाने के बाद तो मैं नहीं करवा देते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको शो करवाती हूँ कि एक हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस टेबल, एनी टेबल ना हम यहाँ पे ले लेते हैं। अभी देखिए कितनी गलत जो है वो इसका आया है इमेज। ये मैंने नए नोट्स बनाने स्टार्ट किए हैं तो ये देखिए ये इमेज भी ठीक नहीं आ रहा, ये पार्ट है ही नहीं लेकिन वो उसमें आ गया। चलो मैं इसको कुछ करती हूँ। अच्छा जी, चलें जनाब, ये रहा आपके पास टेबल, ठीक है ना। इसमें जो भी वैल्यूज है हम इन पे नहीं जा रहे, या जो भी एरोज है हम इन पे अभी नहीं जा रहे। हम सिर्फ इस टेबल के अंदर डिफरेंट फाइनाइट डिफरेंस टेबल है, हमें फाइनाइट डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना आता है। और अब हम देख रहे हैं कि हम इस टेबल के अंदर वैल्यूज को रेफर करेंगे बाय यूजिंग सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। वो किस तरह से कर रहे होते हैं, तो बेटा अगर मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल एनी वैल्यू से दिस 3.4 इज माय एक्स नॉट, ये मेरे पास क्या है, एक्स नॉट की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि देखिए ये मेरे पास पॉइंट है, दिस इज माय एक्स नॉट, तो इससे अगली वैल्यू मेरे पास इक्वल स्पेसिंग के लिए लेट से कि हमारे पास x1 है, फिर मेरे पास है x2, इससे प्रीवियस वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, x-1। अभी तक हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड में नेगेटिव वाली वैल्यूज को नहीं छेड़ा, इनके बारे में बात नहीं की। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास x-2 एंड देन x-3, यहाँ पे x-3, इस तरह से वैल्यूज होंगी, मीन वैल्यू ये होगी। तो हम कहते हैं कि क्योंकि हमें सेंट्रल वैल्यू को हम x नॉट लेके चल रहे होते हैं ना, तो अगर ये मेरे पास x नॉट है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू मेरे पास होगी x-1, ये वैल्यू मेरे पास होगी x-2 और ये वैल्यू मेरे पास होगी x-3। ठीक है, ये x नॉट हो गया, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, x1, नंबरिंग जस्ट कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं x2 और ये मेरे पास क्या है x3। तो अब देखिए तीन वैल्यूज, ये तीन आपके पास ये हैं, दरमियान में आपके पास सेंट्रल वैल्यू है। हम सेंट्रल वैल्यू अगर इस इंटरवल में यानी सेंट्रल वैल्यू को यूज करते हुए कोई इंटरवल आपके पास है और उसके अंदर से आपने वैल्यू इंटरपोलेट करनी है, तो उसको किस तरह से करेंगे ये हम सीखने जा रहे हैं। तो जब ये मेरे पास x नॉट है तो इससे जो ऊपर वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, -1, -2, -3, और जो इससे नीचे होंगी वो x1, x2, x3 होंगी, लाइक नेगेटिव नंबर्स दिया आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है मेरे पास ये होगा f-1, फिर क्या हो जाएगा मेरे पास f-2, जो भी यहाँ पे वैल्यू है। देन ये टेबल अपने पास बना लें, पेपर और पेन लेके लाइक रजिस्टर रखे अपने पास, और ये नोट्स जो हैं वो साथ साथ जो जो बात कहा करूँ वो लिख लिया करें। उसका फायदा ये होगा कि आपका बहुत सा टाइम बच जाता है लिखने से। जो चीज़ यहाँ क्लास में बताई जा रही होती है अगर आप पास नोट कर लेंगे तो आप यकीन करें आपको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम फेस टू फेस में होते थे कौन सी रिकॉर्डिंग आपको मिला करती थी, आप लिखते थे लेक्चर तो ही आपका काम चलता था। तो घर बैठने का ये बिल्कुल भी आप फायदा मत लें कि टीचर देख नहीं रहा तो एज अ ऑडियंस बैठे हुए हैं, या साथ फैमिली डिस्कशन चल रही है और साथ में जी लेक्चर क्लास में भी प्रेजेंट है, इस तरह मत करें। आप चाहे घंटा दे ही रहे हैं अटेंडेंस के नाम पे सही, लेकिन उसको क्यों ज़ाया कर रहे हैं, साथ लिखा करें ज़रूर, ठीक है ना। जो लेक्चर में कहूँ एटलीस्ट साथ बनाएं। तो मैं भी आपसे कह रही हूँ कि बजाय ये कि आप ये वैल्यूज मत लिखें 2.2, 2.6, 3, 3.4, 3.8, ये तो आपको मिल जाएगा ना PDF।
ये जो मैं कह रही हूँ ना कि इसकी जर्नलाइज्ड फॉर्म इस टेबल की बना लें फॉर सेंट्रल डिफरेंस, क्योंकि ये क्रॉस फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में और स्ट्रेडलिंग तीनों के फार्मूला को ड्राइव करने के लिए यूज होगा। तो आप क्या करें, ये टेबल साथ कंस्ट्रक्ट कर लें मेरे, ये नहीं, ये लिख लें x माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और फिर साथ f माइनस वन एफ माइनस टू एफ माइनस थ्री। नहीं, गलत हो गया ना, ये क्या कर रही हूँ मैं, ये भी नहीं बता रहा कोई। हाँ जी, ये -3 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -2, ये आ जाएगा आपके पास -2, दिस इज -1, यहाँ पे आ जाएगा ये f0, फिर आपके पास क्या होगा f1, फिर आपके पास क्या होगा f2, एंड देन वी हैव f3। सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले में आप इस वैल्यू को, यानी f, इस वैल्यू को क्या नोटेशन देंगे? सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले में ये वैल्यू आपके पास क्या सबस्क्रिप्ट में क्या नोटेशन आएगी? जल्दी से मुझे बताएं। सबस्क्रिप्ट में सेंट्रल डिफरेंस को किस तरह से, मतलब नोटेशन उसकी किस तरह से देते थे वो याद करें। सबस्क्रिप्ट में जो नोटेशन हम देते थे, और अब मुझे बताएं कि फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस एट f, जो भी मैंने वैल्यू आपको दी हुई है, लाइक ये पोजीशन क्या होगी वैल्यू? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताएं। -5/2। यस, -5/2 कैसे निकाला है बेटा, बताएं जरा मुझे। मैम दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। यस, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट है तो इन दोनों का सेंटर, -2 -3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज -5/2। नेक्स्ट बताएं जी, नेक्स्ट क्या होगी ये वैल्यू? यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले में इस वैल्यू को क्या कहेंगे, ये बता दें, फिर आपके पास आ जाएगी ये वैल्यू, बताएं मुझे क्या होगी, इस वैल्यू के बारे में बताएं क्या होगी यहाँ पे, देन ये वैल्यू, और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में ये सारी वैल्यूज मुझे बताएं इनके सबस्क्रिप्ट में क्या आ रहा होगा। दिस इज एट 5 -5/2, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, ये क्या होगा? ये इन दोनों का डिफरेंस होगा, ये जो वैल्यू है ये आपके पास यस। इन दोनों का डिफरेंस होगा। नहीं, ये क्या हो रहा है, सॉरी, ये जो वैल्यू है ये आपके पास इन दोनों का डिफरेंस होगा, फिर ये वैल्यू जो है वो आपके पास इन दो वैल्यूज का डिफरेंस है, ये वैल्यू आपके पास f2 माइनस f1 का, ये और ये। अब जी मुझे बताते जाएं सबस्क्रिप्ट में क्या वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे क्या आएगा, -1 -2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज -3/2, -3/2, सही हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 0 -1, बट ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस -1/2, सही है ना इसके साथ। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 1 + 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ पे बेटा बताएं क्या हो जाएगा, 2 + 1 अगेन 3/2, 3/2। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5/2। एंड व्हाट अबाउट सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, अब इसके बारे में बताएं। जब आप इन दोनों का मीन लेंगे तो सेकंड डिफरेंस फार्मूला की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे f स्क्वायर का सबस्क्रिप्ट बताएं। फिर जब आप इन दोनों की का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे आपके पास मुझे बताएं कि स्क्वायर f, इसकी क्या वैल्यू आएगी। फिर आप जब इन दोनों का मीन लेंगे तो इसकी वैल्यू भी मुझे बताएं क्या आएगी, स्क्वायर f, और इन दोनों के लिए यहाँ पे आ जाएगी। तो जल्दी से मुझे बताते जाएं, अपने पास ये टेबल पूरा बनाएं कि आपके पास ये वैल्यूज क्यों आएंगी, और ये जरूर बनाएं क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं, लाइक इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये टेबल अगर आपको समझ आ गया तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आपके पास नेक्स्ट इस तरह से आएंगी। अच्छा, पहले तो हम ये देख लें क्या आएगी जी, 3/2 -3/2 -5/2 डिवाइडेड बाई 2, ये निकाल के दें, -3/2
-5/2 है ना, और होल डिवाइडेड बाय इसका मीन डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आएगा? -2। -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/2 -3/2 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू क्या आएगी? नीचे वाली -1 आ जाएगी। -1, इससे नीचे 0 आ जाएगी। 0 आ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 1, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। 2। ठीक है, नेक्स्ट बताएं जी। जब आप इन दोनों का मीन लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी क्यूब के लिए, तो ये बताएं ये क्या होगी? f। और जब -1.5। फ्रैक्शन में बताओ बेटा, ये इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और इन दोनों की वैल्यू डिफरेंस की यहाँ पे आ जाएगी। तो ये वैल्यू क्या होगी? क्यूब f and delta cube f and again cube f। चलें जी बताएं, मीन ले ले पहली वैल्यू का, किसका ले? -1 और -2 का। -1 -2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा? -3/2। यस मैम। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 0 -1 -1/2। फिर क्या हो जाएगा? 1, ये यहाँ पे सिर्फ 1/2 आपके पास आ जाएगा, 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक हो गया। एंड लास्ट भी ले लें जल्दी से, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे मुझे बताएं, फोर्थ ऑर्डर क्या बनेगा फन सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का यहाँ पे, और इन दोनों का डिफरेंस मुझे बताएं यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या बना के वैल्यू देगा? सॉरी ये 4 है बेटा ऊपर, ये 4, और फिर मुझे इन दोनों के लिए यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी? f फोर्थ ऑर्डर। तो देखिए -1 -3/2 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा -4/2, और 2 आई थिंक आएगा या 1 आएगा, 1 आएगा शायद, इसको चेक करें। -3/2 और -1/2 यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा यस -1 आएगा, देन वी हैव 0, देन वी हैव 1। बन गया टेबल। अब ये टेबल अपने पास नीट फॉर्म में ना, यानी नीट सा बनाइएगा। अब जब ये टेबल आपके पास बन जाएगा तो फिर इस टेबल को देखते हुए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गॉस फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है और स्टिरलिंग फार्मूला है, उसके लिए हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब टेबल किस तरह से कंस्ट्रक्ट आप करेंगे कि मैं कलर चेंज कर देती हूँ। अब देखिएगा कि इसी टेबल से आपने वो वैल्यूज निकाल लेनी है। जैसे ये x0 है, दिस इज f0, ठीक हो गया। x0 से f0, f0 से अगर आप देखें तो आप जाएंगे f माइनस, मैं इसको कर रही हूँ ब्लू, ये आपने देखना है, इस वैल्यू को अपने पास अलग से लिखे। सिमिलरली आप इस वैल्यू को अपने पास अलग से लिखें। ये जो ब्लू आपको एरो नजर आ रहे हैं ना, एक अलग से टेबल नीचे बना लें। देखें ऐसा, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं ऊपर करती हूँ थोड़ा सा, ठहर नीचे। ये जो मैं दोबारा कह रही हूँ ना, ब्लू में लिखें, वो ये वाली वैल्यूज इस फॉर्म में कह रही हूँ बना लें। ये देखें, ये x0 f0, अगर आप f0 के ऊपर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस देखें तो -1/2 है। यहाँ पे आप देख लें, आपके पास अभी आपने ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया है, आपके पास क्या है ये देखें, -1/2, इसको लिख लें, 1/2 इसको भी लिख लें। फिर आप इधर जाएंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा? स्क्वायर f0, ठीक है। यहाँ से भी अगर आप इधर जाएं तो ये स्क्वायर f0 ही आता है। फिर स्क्वायर f0 से दो रास्ते, एक हमारे पास आएगा क्यूब f1/2 -1/2, और एक आपके पास आएगा क्यूब f1/2। और फिर आप यहाँ से देखें तो ये आपके पास इस तरह से कोई ये चीज बनेगी, ठीक है। अगर मैं आपको ये वाली फॉर्म बिल्कुल शुरू में बताऊं, टेबल अगर आपने बना लिया है तब आपको समझ आएगी। अगर आपने टेबल मेरे साथ नहीं बनाया, सिर्फ देख रहे हैं, तो फिर नहीं पल्ले पड़ना।
लेकिन टेबल अगर बना लिया है तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इस टेबल में से एक्स नॉट वाली वैल्यूज को अलग कर ले ऐसे। देखें ये आपके पास सेम यही वैल्यूज आ रही हैं। सबसे पहले आपके पास क्या था एक्स नॉट, उसके अगेंस्ट आपके पास क्या है एफ नॉट, एफ नॉट से आपके पास क्या है फर्स्ट डिफरेंस -1/2 एंड +1/2 फर्स्ट डिफरेंस के लिए। देन आप अगली वैल्यू देखेंगे इन दोनों से ये एरो इसी को जा रहा है स्क्वायर एफ नॉट को, यानी इसकी सीध में हम रह रहे हैं ना इस तरह से। फिर आप देखिएगा एफ नॉट से थर्ड डिफरेंस अगेन -1/2 और +1/2 के लिए। फोर्थ डिफरेंस इवन डिफरेंस हमेशा इंटीजर दे रहे होते हैं एफ नॉट, एंड फिफ्थ डिफरेंस -1/2 और 1/2। सिक्स डिफरेंस देखेंगे तो अगेन एफ नॉट होगा। सेवंथ डिफरेंस देखेंगे तो अगेन -1/2 और 1/2 पे आपके पास आएगा, और यूं आपके पास ये एक सीरीज चलती है। ठीक हो गया। इसमें से अगर हम इस वाले पार्ट को ले लें, ठीक है, इस वाले पार्ट को, ये समझ आइए, ये वाला पार्ट जिसको मैं ब्लू में कर रही हूँ, तो ये फार्मूला बनेगा फॉर गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए। और अगर मैं इसमें से वैल्यूज ले लूं नीचे वाले पार्ट की, कौन से वाला पार्ट, ये इसको लेके हम तो एक मिनट, ये आई थिंक ये भी बीच में आ रहा है, ये ऐसे, ठीक है ना, ये वैल्यूज ले लूं, ठीक है ना, ये वैल्यूज ले लूं, तो ये मेरे पास रेड वाला पार्ट बनाएगा गॉस फॉरवर्ड, और स्टिरलिंग क्या होगा इन दोनों का मीन, यानी उसमें ये दोनों वैल्यूज आपके पास आएंगी। अब ये अपने पास रखिए, मैं आपको समझाती हूँ टेबल में, ये जो बात मैं आपसे कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से आपके पास फार्मूला ड्राइव होगा। देखिए, क्योंकि मेन ये है कि आपको फार्मूला मतलब याद हो। अब ये क्या है, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा था, आप एफ नॉट, ये एफ 1/2 पॉजिटिव की साइड पे पॉजिटिव रखना है, स्क्वायर एफ नॉट क्यूब 1/2, यानी सारी पॉजिटिव वैल्यूज इसमें आएंगी। फॉरवर्ड के केस में आपके पास सारी कौन सी वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव। मैंने ऊपर इन्वर्स किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव में तो उल्टा कर दिया है। पॉजिटिव के केस में, फॉरवर्ड के केस में आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, अपने जो आपने एक स्केच बनाया ना उसमें से। लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हमने फॉर्मूले में लिखा एफ नॉट, ये रहा एफ नॉट आपके पास। फिर अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला याद रखें तो आपके पास पी आता है उसके बाद। तो ये देखिए, ये पी आया आपके पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंट्रल डिफरेंस 1/2 फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस, प्लस अब अगेन न्यूटन इंटरपोलेशन का फॉर्मूला देखें तो वो p इंटू पी -1/2 फैक्टोरियल आता है, वो एज इट इज आया। नेक्स्ट मेरे पास क्या था, स्क्वायर एफ नॉट, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर एफ नॉट। फिर आपने क्या करना है, p-1 के साथ इंट्रोड्यूस किसको करवा लेना है, ये याद रखना है कि p+1 आपके पास आ जाएगा, p+1/3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट इज क्यूब 1/2। फिर आपके पास क्या होगा, p-1 भी है, p+1 भी है, और p-2/4 फैक्टोरियल 4f0। अगर अगला मैं देखूं तो अगला मेरे पास इसको देखते हुए बनेगा p, आ जाएगा मेरे पास p-1, फिर मेरे पास होगा p-2, देन वी हैव p+1, p+2, यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये इस तरह से डेरिवेशन, आप इसकी बेशक ना करें, सिर्फ याद रखने के लिए ये सारी चीजें बता रही हूँ। ओवर 5 फैक्टोरियल, ओवर 5 फैक्टोरियल। अब ये 4f0 था तो हमने 5 को देखना है। 5 में हमारे पास क्या होगा, ऑड में, ऑड में देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, 1/2 ऑड पावर्स में, तो हम लिखेंगे f1/2, और यूं हम इसको आगे लेके चलेंगे। समझ आइए इस बात की या नहीं, अगर नहीं आई तो प्लीज मुझे बताएं, मैं रिपीट करती हूँ, और अगर आ गई है तो फिर मैं बैकवर्ड वाला फॉर्मूला दिखाऊंगा आपको। एक आपके पास एक zigzag पाथ बनता है सेंट्रल डिफरेंस के टेबल से, आप निकाल लें। एक आपने टेबल कंस्ट्रक्ट किया सेंट्रल डिफरेंस का, उसमें जो x नॉट के अगेंस्ट आपके पास बनेंगी वैल्यूज, आपने उनको अलग से लिख लिया। उस में जो आपके पास एक zigzag पाथ जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी वो फॉरवर्ड के लिए होगा, गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए,
और जो नेगेटिव सबस्क्रिप्ट के साथ वैल्यूज होंगी वो गॉस बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए होंगी, और इन दोनों का मीन फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या बनाएगा, स्टिरलिंग डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। ये बात समझ आई है कि ये किस तरह से बनाया, और ये वाला टेबल आपने कहाँ से बनाया है, कौन से पॉइंट्स इसमें से ले लेने हैं, और उसके साथ ये न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले को ही यूज करते हुए शुरू में ना स्टार्टिंग में हमने पी की वैल्यूज उसी तरह से ली है, सिर्फ यहाँ पे p+1 भी आ रहा है, और वो उसकी जो सीरीज है वो इस तरह से चल रही है, p इंटू p-1, p-2 इंटू p+1, फिर p+2 हो जाएगा, फिर p-3 एक और ऐड हो जाएगा, फिर अगले में p+3 ऐड हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये इस तरह से आपके पास आगे चलेगा। पॉजिटिव पे आपके पास इवन पे नॉट है, और ऑड पे आपके पास क्या है, 1/2। क्लियर हुआ है बच्चे, या मैं रिपीट करूं इसे, प्लीज मुझे बताएं जल्दी से। नहीं म्यूट अनम्यूट नहीं करना तो आप चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं, लेकिन बताएं से ये मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, 0 रिस्पॉन्स है, जो कि बहुत गलत बात है। मैम ये बात वो जो पहले किया था हमने न्यूटन वाला, उसके अंदर हमें पी की वैल्यू से हम ओरिजिन मूव करते थे, इसके अंदर वैसा कुछ नहीं है, बस पी फाइंड करना है और इस फॉर्मूले के अंदर आपने वैल्यूज डाल देनी है टेबल से। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पी फाइंड आउट करना है और उसके अंदर वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है, लेकिन इन केस अगर मैं आपसे कहती हूँ ना सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन लगाएं, या एनी अदर फॉरवर्ड का कोई पॉइंट दे देती हूँ, या बैकवर्ड का एंड पॉइंट दे देती हूँ, या आपको जो है वो मैं दे देती हूँ स्टार्ट का पॉइंट, तो भी आप इसको मूव उसी तरह से कर सकते हैं। लाइक वो वाली कंडीशन इसके लिए भी उसी तरह से वैलिड है। पी को कहाँ होना चाहिए, 0 और 1 के इंटरवल में। अगर पी 0 और 1 के इंटरवल में आपके पास नहीं है, यानी मैं आपको क्या कहने का मतलब ये है कि मैं आपको शुरू का कोई पॉइंट दे देती हूँ, जिसमें सेंट्रल से इसे सॉल्व करें, तो आप शुरू के लिए तो फॉरवर्ड है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन है, तो आप फिर ओरिजिन शिफ्ट कर लेंगे और उसी तरह से यहाँ पे भी चलेगा। अदरवाइज ज्यादातर ये होता है कि सेंट्रल के केस में हम लोग जो है वो सेंट्रल वैल्यू लाइक पी जो आप बात कर रहे हैं ज्यादातर यही होती है, इसी तरह से चलते हैं। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज पूछें, और नहीं पता चल रहा तो मुझसे बताएं, मैं रिपीट कर देती हूँ, लेकिन बिल्कुल क्लास में ब्लैंक मत बैठे, फायदा कुछ नहीं ना, टाइम भी लगा रहे हो, कम से कम सीखो तो सही। अब इसी को मैम देखते ये हुए जो बच्चे मुझे मैम ये जो आपने जिगजैग अभी बताया, ये एक बार रिपीट कर दें काइंडली। ओके ओके, मैं एग्जैक्ट रिपीट करती हूँ। अच्छा ये मुझे मेरे साथ रहें आप मुझे बताएं, ये जो नीचे हमने टेबल बनाया था, ये वाली इस टेबल की समझ आई है, ये टेबल कैसे बना है? यस मैम, इसकी समझ आ गई। ये आ गई। अब मेरे साथ तो देखो x0 है बेटा मेरे पास, फिर उसके बाद देखिए आगे आपके पास क्या आ रहा है, f0। f0 से आपने पॉजिटिव साइड पे फॉरवर्ड के लिए जाना है। अब एक f0 से दो रास्ते जा रहे हैं, अगर आप टेबल में देखें, एक रास्ता किसको जा रहा है, डेल्टा f -1/2 को, और दूसरा किसको जा रहा है, डेल्टा f +1/2 को। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है पॉजिटिव 1/2 की तरफ आपने जाना है, ये जहन में रख लें। बैकवर्ड का मतलब होगा नेगेटिव की तरफ फिर आप जाएंगे। तो मैं अगर कलर चेंज करूं और मैं आपको बताऊं कि आपने क्या करना है, मेरे साथ रहिएगा प्लीज। देखिए x0 पे आप आएंगे, x0 से ये रहा आपका f0 पहली वैल्यू, p हम उसी तरह कैलकुलेट करेंगे जैसे न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में करते थे। अब हम पहली वैल्यू लेते हैं डेल्टा f, फिर क्या होना चाहिए इन केस ऑफ फॉरवर्ड, तो देखिए ये रहा पॉजिटिव, तो आप किसको लेंगे, डेल्टा f 1/2 को, ठीक हो गया, प्लस p इंटू p-1/2 फैक्टोरियल। और अब आपके पास क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से डेल्टा 1/2 से आपने किस पे चले जाना है, इवन पावर। इवन पावर आपके पास कौन सी है, डेल्टा स्क्वायर f0, क्योंकि हम f0 की टर्म में सारा लिख रहे होते हैं ना, आपको याद हो आप न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में डेल्टा f0 को लिख रहे होते हैं बार बार नोटेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि f0 तो मौजूद है लेकिन वो इवन पे मौजूद है, जो मेरे पास ऑड पावर्स है सेंट्रल डिफरेंस की, वहां पे -1/2 और 1/2 है। इसलिए फिर हम कहते हैं कि गॉस ने कहा था कि फॉरवर्ड डिफरेंस से भी आप इसे कर सकते हैं, यानी आप 1/2 को भी लेके कर सकते हैं और -1/2 के साथ भी इसको इंटरपोलेट कर सकते हैं सेंट्रल, किसी भी सेंट्रल वैल्यू को, समझ रहे हो। तो जब उसने फॉरवर्ड का पॉइंट लिया यानी f 1/2 लिया, तो फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन कह दिया, गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, और उसने इससे भी इंटरपोलेट किया और उसने -1/2 के साथ भी इंटरपोलेट किया हुआ है, यानी दोनों काम किए हुए हैं। तो फिर एक और मैथमेटिशियन समझे स्टिरलिंग था, उसने क्या किया, उसका इन दोनों का मीन क्यों ना ले लिया जाए, सेंट्रल वैल्यू है ना, आप एवरेज की बात कर रहे हैं,
तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करें 2 पे तो स्टिरलिंग फार्मूला है। यानी बेसिक ओरिजिन जो है ना, या बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है कि आपने क्या करना है, सेंट्रल वैल्यू लेनी है। सेंट्रल वैल्यू सेंट्रल टेबल का आप एक टेबल फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करते हैं 5 डिफरेंस टेबल, और उसमें हमने सारी सेंट्रल को जो है वो दी हुई है वैल्यू, इस तरह से हम मार्क करते हैं। देन फॉरवर्ड के केस में ये जो मैं येलो पाथ आपको शो कर रही हूँ, इस डायरेक्शन में जाना है। बैकवर्ड के केस में क्या होगा, f0 से आप f-1/2 पे चले जाएंगे बैकवर्ड पोजीशन में। दिस इज माय बैकवर्ड पोजीशन f0 से, और f0 की इस में ये मेरे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइक आ रहा है, इसको इस तरह से ले लें। देन -f/2, फिर f0 सेम है, सेकंड आपके पास ये आ जाएगा। देन -f/3 के लिए -f1/2 एंड 4 के लिए Δ4 f0। और स्टिरलिंग ने क्या किया था, उसने कहा था दोनों का मीन ले लेना। किस तरह ले लें, f0, फिर आप नेक्स्ट पे जाके ले लें Δf-1/2 प्लस Δf1/2 डिवाइडेड बाय 2। उसने कहा था इन दोनों वैल्यूज को बजाय ये कि आप अलग अलग इंटरपोलेट करें, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दो तरह से हम इसे इंटरपोलेट कर सकते हैं विद बैकवर्ड डिफरेंस एंड फॉरवर्ड डिफरेंस, आप इसको कंबाइन एक मीन वैल्यू ले लें, क्योंकि ये सेंट्रल है तो आप मीन वैल्यू ले लें। तो इसने इसको स्टिरलिंग ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। लाइक उसमें आप उसके फॉर्मूले में देखिएगा ये दोनों यूज हो रहे हैं। तो इसलिए आप यूं कह सकते हैं कि जो गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस और गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस का अगर आप मीन ले लें दोनों फार्मूलाज का, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, स्टिरलिंग फार्मूला। तो मेन कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस है। अगर आपको ये फाइनाइट डिफरेंस टेबल बनाना आ गया, ठीक है, इसमें x0 के अगेंस्ट ये वाली स्केचिंग आपकी अगर बन गई है, पॉजिटिव के साथ फॉरवर्ड है, नेगेटिव के साथ बैकवर्ड है, दोनों को ऐड कर देंगे, मीन ले लेंगे दोनों फार्मूला का, तो आपके पास क्या बन जाएगा, स्टिरलिंग बन जाएगा। यानी इतना बिल्कुल सीधा सीधा अगर आप समझे ना आसान जुबान में, तो वो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट बनता है। समझ आई है या मैं रिपीट करूं? ओके मैम, थैंक्स, समझ आ गई है। ठीक हो गया। तो अब किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज बच्चे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको ना ये भी दिखा देती हूँ कि फॉरवर्ड के केस में हम इस तरह से गए थे, अब बैकवर्ड के केस में देखें। f0 -1/2 फर्स्ट जो सेंट्रल डिफरेंस होगा, फिर ये दोनों का सेम है स्क्वायर f0, फिर क्यूब के लिए यानी -1/2 अगेन आपके पास आ जाएगा, 4 के लिए f0 होगा, 5 के लिए अगेन -1/2। और फॉर्मूला आपने किससे याद रखना है इसका, जो आपने न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए किया था। लाइक पहले आपके पास f0 था, फिर p के साथ बेटा देखें ये क्या है, Δf -1/2 प्लस, अगर आप फॉरवर्ड का याद करें तो उसमें p इंटू p -1 था न्यूटन का जो फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन है, और न्यूटन का अगर आप बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन देखें तो उसमें p इंटू p प्लस 1 था। तो ये वहां से हमने याद किया डेल्टा स्क्वायर f0 यानी जो बेसिक फार्मूला था। अब प्लस p इंटू p प्लस 1 तो आ गया, वहां पे p प्लस 1 को पिछले में इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, यहाँ p माइनस 1 आ जाएगा, एंड डेल्टा क्यूब f -1/2 प्लस, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, p प्लस 1 p प्लस 2, यहाँ पे आएगा ये p प्लस 2 है, p प्लस 2 इंटू p माइनस 1 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल Δ4 f0 एंड सो ऑन। आप इस तरह से इसको ऑनवर्ड लेके चलेंगे। तो ये दो डिफरेंस आपके पास फॉर्मूले आ गए। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, पहले वाला फार्मूला जो आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर मौजूद है, वो है स्टिरलिंग डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, जो कि ये है। इसको मैं अरेज कर देती हूँ। ये जो मैं भी आपको बता रही थी ना कि इस लाइक स्टिरलिंग क्या है, अरेज हो जाए तो सारा ये अरेज हो गया। स्टिरलिंग आपके पास क्या है, x0 f0 दोनों का मीन, ये देखिए f0 1/2 p 1/2 क्यों आया अभी से छोड़ दें, p यहाँ पे क्या आना था, फर्स्ट डिफरेंस आपके पास आना था। अब फर्स्ट डिफरेंस ने क्या किया है, दिस थिंग आपके पास क्या है, डेल्टा f 1/2 प्लस डेल्टा f -1/2 डिवाइडेड बाय 2, मीन वैल्यू इसकी आ गई। फिर हम अगले पे चले गए, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये पी स्क्वायर कहाँ से आ रहा होगा, वो जो आप दोनों फार्मूला का मीन ले रहे हैं ना, दोनों में आपके पास कंबाइन करके जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, तो ये डेल्टा स्क्वायर f0, फिर इन दोनों का मीन, ये 3 फैक्टोरियल अलग है और 2 इसके लिए कि ये इनका मीन लिया हुआ है, एंड देन सो ऑन। तो उन दोनों फार्मूले को, गॉस और फॉरवर्ड को और बैकवर्ड को कंबाइन करें तो स्टिरलिंग बनता है। और अगर आप इसको अलग अलग देखें तो ये जो फार्मूला है आपके पास, ये इस तरह से, ये फार्मूला आपके पास बनेगा
बैकवर्ड, ये माइनस से बैकवर्ड, और सेम इसी के अंदर अगर आप देखें तो ये जो फार्मूला आपके पास बनेगा यूं, ठीक है ना, ये आपके पास इस तरह से ये जो फार्मूला आपके पास बनेगा, ठीक है ना, ये फार्मूला ये आपके पास किसके लिए बनेगा, ये ब्लू वाला जो फार्मूला है ये आपके पास बनेगा फॉरवर्ड के लिए। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड कंबाइन किया तो स्टेरलिंग बन गया। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, हाँ, ताकि आपको इम्प्लीमेंट करना भी आ जाए। ये क्वेश्चन आप खुद देख लीजिएगा, अभी पिछले लेक्चर में था, मैं नहीं इसको रिपीट करवा रही। जो अगला लेक्चर है हमारा उसमें क्वेश्चन जो भी मैंने टेबल बनाया हुआ था उससे रिलेटेड मैं आपको करवा देती हूँ। सो गिवन टेबल ऑफ वैल्यूज हमारे पास ये है, एक्स दिया हुआ है 2.2, 2.6, 2.3 पे, 3.4, 3.8, 4.2 और 4.6 पे, विद एफ ऑफ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के साथ जो कि इक्वल डिस्टेंस है। कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल अप टू फोर्थ ऑर्डर तक का आपने एक डिफरेंस टेबल बनाना है, फिर इंटरपोलेट करना है 3.64 को यूजिंग स्टिरलिंग फार्मूला, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला एंड गॉस बैकवर्ड फार्मूला, इन तीनों फार्मूले अप्लाई कर देने। सो हियर इज माय टेबल, इसको मैं अरेज कर देती हूँ, ये जो भी कहानी मैंने डाली हुई है, सो दैट आपको टेबल जो है ना वो एक मिनट, नहीं जी ऐसे नहीं होगा। तो ये टेबल हम एक दफा बना लेते हैं और फिर इसमें सिंपली अब आपने पुट करनी है वैल्यूज और कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। 3 ये मैं इसको थोड़ा रेज कर लूँ सो दैट आपको कुछ नजर आए। ये टेबल अपने पास जरूर नीट करके बना लीजिएगा, एक रफ सा स्केच अपने पास माइंड में बना लें कि फार्मूला आपके पास इस तरह से इसका बनता है, कॉन्सेप्ट इसका इस तरह से चलता है। फिर फार्मूला याद करने में, यानी अलग अलग फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जी, सो हम लोगों के पास क्या है, ये फाइनाइट डिफरेंस टेबल हमने कंस्ट्रक्ट करना है फॉर 2.5, 2.6, 3.3, 3.4 के अगेंस्ट ये वैल्यूज थी। इन दोनों का डिफरेंस लेके आपके पास सेंट्रल, सेकंड सेंट्रल, थर्ड सेंट्रल एंड फोर्थ तक कहा गया सेंट्रल का एक फाइनाइट डिफरेंस टेबल बन जाएगा। वो वही है कि दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके आप बना लें, इसमें कोई खास वो एक्स्ट्रा काम नहीं है। इंटरपोलेट करना है 3.64 को, जो कि मेरे पास होगी इस इंटरवल के दरमियान में, 3.64 वैल्यू यहाँ पे होगी 3.4 और 3.8 के दरमियान। तो हम कहते हैं कि दिस इज माय एक्स नॉट, दिस इज एक्स नॉट आपके पास आ जाएगा। पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा, एक मिनट रुकिए। जब आप यहाँ पे दो वैल्यूज, फायदा कुछ नहीं है, एक मिनट, नहीं जी अब पता नहीं, अच्छा 3.4, ठीक है, 3.4 के बाद एफ नॉट के बाद अब आपके पास क्या है, देखिए सबसे पहले हमने देखा पी की वैल्यू को विच इज 0.6, स्टिरलिंग फॉर्मूला ये लिखा हुआ है आपके पास, पी 0.6 होगा, डेल्टा एफ 1/2। अब ये वाले एरोज प्लीज रूट टेबल में बना लीजिएगा, इससे आपको काफी आसानी हो जाएगी। सिंपली टेबल में से वैल्यूज निकालनी है, 0.059193 वो डाली, प्लस 0.0656468, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस 1/2 मैम ये फैक्टोरियल है। पी जो है ये 0.6 ही आते हैं मैम? नहीं, ये इसके इस वैल्यू के लिए ये आ रहा है 0.6, किसके लिए, जिसको आपने इंटरपोलेट करना है। इंटरपोलेट किसको करना है, मैम 3.6 3.64 को 3.4 में से माइनस करें, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4 होता है ना, तो हाँ, 1 तो बाय क्या आया, 1/2 आता है ना, 0.5। 0.5 आ रहा है तो 0.5 कर लेते हैं। 3.64 माइनस 3.4, ठीक है ना, माइनस 3.4 डिवाइडेड बाय 0.4, तो आपके पास क्या आया है, मैम मिस्टेक नहीं हो, ठीक है, सही है मैम, सही हो गया, आ गया समझ। ठीक है मैम ना। 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 कर दिया। मैम ये जो आप पी की वैल्यू है, अब जो एक्स नॉट फाइंड किया, अगर ये 0 से 1 के दरमियान जब आए तो वही हमने एक्स नॉट करना होता है ना फाइंड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस केस में क्योंकि देखिए मैंने एक्स नॉट लिया ही क्या है 3.4, क्योंकि मैं सेंट्रल फार्मूला लगा रही हूँ ना, तो फिर सेंट्रल फार्मूले का मतलब है कि ये मेरा एक्स नॉट होगा। जैसे फॉरवर्ड के केस में मेरे पास क्या होता था, पहली वैल्यू जो होती थी उसको मैं एफ नॉट कंसिडर कर लेती थी 2.2 को, और जो मेरे पास बैकवर्ड का है उसमें 4.6 को एक्स नॉट कंसिडर कर लेती थी।
क्योंकि मैं फॉर्मूले को इन टर्म ऑफ एक्स नॉट डिफाइन कर रही होती हूँ। तो इसलिए फिर ये मेरी वैल्यूज ना वेरी कर रही होती हैं कि अगर फॉरवर्ड का केस है तो पहली वैल्यू एक्स नॉट है, अगर बैकवर्ड का केस है तो लास्ट है, अगर सेंट्रल का केस है तो सेंटर वाली वैल्यू है। लेकिन वो जो बात आप कह रही है ना, अगर बेटा मैं कहती हूँ कि आप इंटरपोलेट करें फॉर एग्जांपल 4.1 को बाय यूजिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, ठीक है, 4.1 को जब आप इंटरपोलेट करने जा रहे होंगे ना, और आप अपने माइंड में क्या रखेंगे कि क्योंकि मैम ने सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला कहा है तो मैं सेंटर वाली वैल्यू को अपना एक्स नॉट कंसिडर करूंगा 3.4, तो आप देखिएगा आपका पी जो है वो 1 और 2 के इंटरवल, जो 0 और 1 का इंटरवल हम डिफाइन करते हैं ना, उसमें नहीं आएगा, वो वहां से बाहर चला जाएगा, तो आपको रीजन शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे आप शिफ्ट करके उसको लाएंगे 3.8 पे, वो 3.8 आप पूरे, तो उसमें ये वैल्यू कहाँ पे आएगी? लाइक पेपर के अंदर अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ तो मसला नहीं है, वहाँ क्या होगा, मैक्सिमम 6-7 वैल्यूज होंगी, आपके लिए सेंटर निकालना, आपके लिए फॉरवर्ड देखना और बैकवर्ड भी आसान, ठीक है। लेकिन जब आपके पास ह्यूज डाटा होता है ना, 10,000 एंट्रीज है, 20,000 एंट्रीज है, इन वाली चीजें है ना, वहां पे बहुत मैटर करती हैं, वहां फिर आप इसी तरह से फिर आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, पी हमने फाइंड आउट कर लिया फॉर पॉइंट 3.64 जो कि हमने इंटरपोलेट करना है, इसको हम इसमें फॉर्मूले में, स्टिरलिंग फॉर्मूले में पुट करेंगे सिंपली बेटा, टेबल के अंदर से वैल्यूज पुट करनी है। अब आपने, मैंने जो शुरू में आपको फाइनाइट डिफरेंस टेबल बनाया था ना, और मैं बार बार कह रही थी इसको अपने पास बनाए, अगर आपका वो बन गया है, अगर आप उसके सबस्क्रिप्ट के बारे में पता है, तो यहाँ इस टेबल के साथ उसको रिलेट करके वैल्यूज निकालनी मुश्किल नहीं लगेगी। लेकिन अगर वहीं पे समझ नहीं आ रही है, वहीं पे किसी पॉइंट पे स्टक हो गया, तो फिर यहाँ पे मसला होगा। तो ये मेरे पास एफ नॉट है, ये जो ऊपर मेरे पास वैल्यू है विच इज क्या है बोला 0.059193, ये वैल्यू मेरे पास है डेल्टा एफ 1/2, ठीक है, प्लस डेल्टा एफ 1/2 मेरे पास क्या है 0.056468। मैंने सिंपली देखें कोई मुश्किल काम नहीं किया, सिंपली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, प्लस पी स्क्वायर आपके पास 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल एज इट इज डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट, दिस इज माय डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट विच इज 0-0.002725, so this is -0.002725। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और सिंपली इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ये 0.593418, ठीक हो गया। सेम इसी को हम किससे करेंगे, गॉस फॉरवर्ड फार्मूले से। अब फॉरवर्ड के केस में भी ऊपर तो आपने फार्मूला याद कर लिया है, लेकिन अगर फॉरवर्ड के केस में मैं आपसे कहूँ किस किस वैल्यू को कंसीडर करना है, मेरे पास ना ये टाइप नहीं हो, मतलब लिखा नहीं जा रहा है, एडिट नहीं हो रहा, पता नहीं इससे क्या हो गया, ये टाइप लिखा ही नहीं जा रहा, लाइक एनोटेट नहीं कर सकती, ये देखिए ये कुछ भी नहीं हो रहा, उल्टा अरेज कर रहा है। हाँ जी, ये देखिए अभी भी अरेज के फंक्शन पे ही है, तो अगर मैं इसको अरेज करूँ तो फिर क्या लिखेगा, फिर भी नहीं लिख रहा हूँ, इसमें मुकम्मल ये हाईलाइट भी नहीं कर रहा है। नो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, बहुत बुरा ये। अच्छा, फॉरवर्ड के केस में देखें 3.4, 0.559193 एंड देन ये आप लेंगे 0.056468, एरो बना लें अपने पास, ये पेंसिल से बना लें स्टिरलिंग के लिए ये, फिर उसके बाद फॉरवर्ड के लिए ब्लैक पेन यूज कर लें, फिर बैकवर्ड के लिए ब्लू कर लें, तो आपको पता होगा ये आपके पास आएगा, फिर ये वैल्यू आपके पास आएगी, देन ये और फिर ये, और सेम देख लें ये फॉर्मूले के अंदर एज इट इज सब्स्टिट्यूट हुई है वैल्यू। फॉरवर्ड के केस में 1/2 स्क्वायर एफ नॉट स्क्वायर एफ 1/2 एंड सो ऑन, तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.593418 अगेन फॉर्मूला, मतलब सेम आंसर आपके पास है। गॉस बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन में आपने कौन सी वैल्यूज चूज कर लेनी है, अपर, ये जो ऊपर है सारी वैल्यूज कौन कौन सी, यहाँ पे आए 0.559193, ठीक है, ओके, हाईलाइटर का कह रहा है ओके, हाईलाइट कर लूंगा, नहीं तो लिख ही दो, नहीं 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 जी,
हम नहीं कोई काम करेंगे, हम सिर्फ रेस करेंगे आज। 0.559193, फिर आपके पास सेकंड में क्या आएगी वैल्यू 0.059193, फिर ये वैल्यू, फिर ऊपर और फिर ऊपर। ये आपके पास किस में आएगी, बैकवर्ड के केस में वैल्यूज आएंगी। तो आपने फॉर्मूले में सिंपली ये सब्स्टिट्यूट कर लेनी है यहाँ फॉर के बाद 0.593,419 आपके पास वैल्यू, थोड़ा सा वेरिएशन आएगी लेकिन आपके पास आंसर जो है वो नियरली इक्वल होंगे। तो ये क्या तरीका, अगर आपसे सेंट्रल का कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि सेंट्रल में हुआ क्या था, तो सेंट्रल में सिंपली ये हुआ था कि सेंट्रल वैल्यू को लेके गॉस ने एक तरीका आया था, गॉस सेंट्रल वैल्यू के अंदर फर्स्ट ऑर्डर तो सब्सक्रिप्शन की वैल्यूज आती हैं। हाँ जी बोलें क्या हुआ? मैम आपकी वॉइस बहुत कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही बात में। मैंने आज भी यकीन करें कंप्लेन की, अभी मैं फिर करती हूँ इस चीज की कंप्लेन। मैंने कब से कहा हुआ है, मैं करती हूँ दोबारा से कंप्लेन। अच्छा अब आपके पास मैंने ये बता रही हूँ कि समझी में हमारे पास क्या है गॉस, क्योंकि दो फार्मूले क्यों है सेंट्रल के लिए, बिकॉज आप देखें कि ऑड ऑर्डर जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं फाइनाइट डिफरेंस टेबल के अंदर, लाइक 1 पे 3 पे 5 पे, तो आपके पास सबस्क्रिप्ट के अंदर फ्रैक्शन पावर वैल्यूज आ रही होती है -1/2 एंड 1/2, दो वैल्यूज आपके पास वो दे रहा होता है। सो इन दोनों को यूज करते हुए, इवन का मसला नहीं था, या इवन न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड को देखें, वहां पे भी आपके पास एक वैल्यूज अगेंस्ट आ रही होती है एक्स नॉट के। यहाँ पे एक्स नॉट के अगेंस्ट ऑड ऑर्डर में आपके पास दो वैल्यूज अपीयर हो रही होती हैं। तो एक दफा उसने इंटरपोलेट किया बाय यूजिंग फॉरवर्ड गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, एंड देन उसने कह दिया गॉस बैकवर्ड, और स्टिरलिंग ने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया। जैसे आपको याद हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक मेथड हमने जैकोबी का बताया था, और जैकोबी में सिर्फ एक आइटरेटिव टेस्ट कोऑपरेटेड वैल्यू डाल के गॉस सीडल मेथड आपके पास बन गया। तो बिल्कुल उसी तरह से आपके पास है कि गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जब आप मीन ले लेते हैं तो वो स्टिरलिंग फॉर्मूला बन जाता है। और यूं हम क्या करते हैं, डिफरेंस जो वैल्यूज डिफरेंस टेबल के अंदर सेंट्रल डिफरेंस जो है उसको यूज करते हुए वैल्यूज को इंटरपोलेट करते हैं। तो ये आज का काम था। मैं भी फिर कॉल करती हूँ कि ये मेरा सिस्टम ठीक करें। तब तक के लिए ये मैं लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ, प्लीज देख लीजिएगा। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज क्लास? मैम इसमें से जो भी यूज करें वैल्यू करीब ही आती है ना, 2 डेसिमल तक या 3 तक। बिल्कुल